नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बैंक ग्राहकों की हुई बल्ले बल्ले, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बात कही है। अब सहकारी बैंक के ग्राहकों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार इसके लिए सहकारी बैंकों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी से जोड़ेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। सरकार के 52 मंत्रालयों की ओर से संचालित इस समय 300 योजनाओं के लाभ डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। यानी कि अब इन सभी योजनाओं का लाभ सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सीधा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूके में बना नया इतिहास, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे भारत मूल के ऋषि सुनक। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास रचते हुए यूके के नए प्रधानमंत्री होंगे। ऋषि सुनक ने पेनी मारडॉन्ट को मात देते हुए जीत हासिल की है। ऋषि सुनक को 180 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिला था, जबकि पेनी मारडॉन्ट समर्थन में काफी पीछे रह गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। दोस्तों, सूत्रों की माने तो ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 45 दिनों तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद एक बार फिर चुनाव कराए गए थे, जिनमें शुरू से ही ऋषि सुनक को मजबूत दावेदार माने जा रहा था। सोमवार को पूर्व पीएम मोरिस जॉनसन भी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ से खुद को बाहर कर लिए थे, जिसके बाद यह तय हो गया था कि अब चुनाव ऋषि सुनक के पाले में ही चला जाएगा। ब्रिटेन की राजनीति के लिए भी यह एक बड़ा दिन है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में ही ऋषि सुनक ऐसे तीसरे शख्स हैं जो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, इस सबसे पहले मोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफा दिया था। इसके बाद लिज ट्रस ऋषि सुनक को चुनाव हराकर कुर्सी पर बैठ गई और अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, सिर्फ 45 दिन की सरकार बनने के बाद में। और अब ऋषि सुनक का फिर से रास्ता साफ हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, बिना ताकत के शांति असंभव। लगातार 9वें साल सैनिकों के साथ मनाई दीपावली। कारगिल में कहा, हमने हमेशा युद्ध को अंतिम उपाय माना है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कारगिल में जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिना सामर्थ्य के शांति कायम करना असंभव है। मोदी बोले, भारत हमेशा शांति के लिए खड़ा रहा है। हमने हमेशा युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम उपाय माना है, लेकिन हमारे सशस्त्र बलों के पास देश पर बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत और रणनीति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सिविलियन लोगों की दीपावली, हमारी आतिशबाजी अलग होती है, आपकी आतिशबाजी भी अलग है और धमाके भी अलग होते हैं। जवानों से बात करते हुए पीएम मोदी ने रामायण और महाभारत महाकाव्यों का हवाला दिया। बोले, यह भारतीय परंपरा है कि युद्ध चाहे लंका में हुआ हो या फिर कुरुक्षेत्र में, अंतिम समय तक उसे टालने की ही कोशिश की गई। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, जो कि एक संतुलन शक्ति है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन की आंखों में चुभ रहे लोकतांत्रिक देश चुपके रच रहा नई साजिशें। जी हां दोस्तों, चीन अपने आप को दुनिया का सुपर पावर कहलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दुनिया भर में अवैध पुलिस चौकियों को खोलने के लिए हाल ही में उसकी निंदा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कई देशों में वाणिज्य दूतावास और विदेशी अदालतों की स्थापना की है। चीन अपने आलोचकों को सबक सिखाने और लोकतांत्रिक प्रणाली को छिन्न भिन्न करने की पूरी कोशिश में है। एएनआई की रिपोर्ट में 16 अक्टूबर की एक घटना का हवाला दिया गया है, जिसमें हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी को मैनचेस्टर में चीनी वाणिज्य दूतावास के मैदान में खींच लिया गया और उसे पीटा गया। यह रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद तक पहुंची और सरकार ने इसे बेहद चिंताजनक बताया। वहीं ग्रेट मैनचेस्टर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वाणिज्य दूतावास ने अपने बचाव में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर अपमानजनक चित्र प्रदर्शित किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूएन में भारत ने अफगानिस्तान की महिलाओं पर जताई चिंता, कहा उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता काबिज होने के बाद से महिलाओं के अधिकारों को आए दिन कुचलने की कोशिश की जा रही है। भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के हालातों पर चिंता जताई। यूएनएससी में भारत के उपदूत ने कहा कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार यूएनएससी में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविंदर ने अफगानिस्तान में सार्वजनिक जीवन से महिलाओं को हटाने की बढ़ती कोशिशों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों को कुचला जा रहा है। हम महिलाओं और अल्पसंख्यकों को अफगानिस्तान के भविष्य में शामिल करने और उनके अधिकारों का पूरी तरह से सम्मान करने का आह्वान करते हैं, जैसा कि UNSCR 2593 में पुष्टि की गई है। अफगानिस्तान एक मानवाधिकार संकट का सामना कर रहा है, जहां महिलाएं गैर भेदभाव, शिक्षा, काम, सार्वजनिक भागीदारी और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकारों से वंचित है। दोस्तों, रविंदर ने कहा कि शांतिपूर्ण, समावेशी और लचीला समाज बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता बेहद जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिवाली पर राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, सरकार का यह दावा हुआ फेल। जी हां दोस्तों, दीपावली और छठ पर्व के मौके पर राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर है। इस बार कार्ड धारकों की थाली से नमक और चीनी गायब है। इस बार झारखंड राज्य में दिवाली से पहले 9 लाख राशन कार्ड धारकों को चीनी और नमक नहीं मिलेगा। पिछले करीब 7 महीने से राज्य के अंत्योदय परिवारों के करीब 9 लाख राशन कार्ड धारकों को चीनी नहीं मिली है। अब पिछले 2 महीने से कार्ड धारकों को नमक भी नहीं मिला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवार को राज्य में हर महीने 1 किलो चीनी सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध कराई जाती है। नमक वितरण योजना राज्य में 2011-12 से शुरू की गई थी। फिलहाल इस योजना के तहत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को 1 किलोग्राम फ्री फ्लो आयोडीन युक्त नमक 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बांटा जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केजरीवाल का दावा, एशिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट से दिल्ली बाहर, बोले अभी लंबी दूरी तय करना है। जी हां दोस्तों, दीपावली के दिन दिल्ली की बेहद खराब हवा के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी को एशिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों से बाहर रखा गया। ऐसा माना जा रहा है कि दीपावली की रात को हवा की गुणवत्ता और खराब हो सकती है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि एशिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम नहीं है, जबकि इस सूची में भारत के 8 शहर हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुछ साल पहले तक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, अब नहीं है। दिल्ली के लोगों ने कड़ी मेहनत की है। सीएम ने कहा कि आज हमने बहुत सुधार कर लिया है, इसके बावजूद अभी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। हम कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे ताकि देश की राजधानी दिल्ली को दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में जगह मिल सके। सीएम ने कहा कि हम दिल्ली को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कांतारा ने KGF का तोड़ा रिकॉर्ड, इस राज्य में बनी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म। जी हां दोस्तों, ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म कांतारा की कामयाबी का सफर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक उपलब्धि फिल्म के नाम जुड़ती जा रही है। फिल्म हिंदी में रिलीज हो चुकी है, वहीं फिल्म ने KGF का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है। जी हां दोस्तों, एकदम आप सही सुन रहे हैं, कांतारा एक्टर यश की फिल्म KGF 1 से आगे निकल गई है। वैसे भी कमाई के मामले में कांतारा जबरदस्त कीर्तिमान बना चुकी है और एक सफल फिल्म पहले ही साबित हो चुकी है। अब दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांतारा कर्नाटक में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। फुटबॉल के मामले में कांतारा KGF के आगे निकल चुकी है। KGF 1 के फुटफॉल की बात करें तो यह आंकड़ा 75 लाख का था, लेकिन कांतारा के मामले में यह 77 लाख पहुंच चुका है। इस तरह यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म बन गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, युगांडा में तेजी से फैल रहा इबोला का प्रकोप, अब तक 28 लोगों की हो चुकी है मौत। जी हां दोस्तों, युगांडा के अधिकारियों ने देश की राजधानी कंपाला में इबोला के 11 और मामले दर्ज कर लिए। कंपाला महानगरीय इलाके में 9 और लोग रविवार को इबोला वायरस से संक्रमित पाए गए, जबकि शुक्रवार को 2 अन्य लोग संक्रमित पाए गए थे। स्वास्थ्य मंत्री जेत रुथ एकेंग ने सोमवार को यह जानकारी दी। अफ्रीका में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक शीर्ष अधिकारी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का हवाला देते हुए पिछले हफ्ते कहा था कि युगांडा का इबोला प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। युगांडा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने 20 सितंबर से अब तक इबोला के 75 मामलों की पुष्टि की, जिनमें 28 मौतें शामिल है, 19 उपचाराधीन मामले हैं। दोस्तों, आधिकारिक संख्या में वे लोग शामिल नहीं हैं जो कंपाला से लगभग 150 किलोमीटर पश्चिम में बसे हैं। इस कृषक समुदाय में प्रकोप की पुष्टि होने से पहले ही मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि यह मौत भी इबोला से हुई थी। युगांडा में फैल रहे इबोला के सूडान वेरिएंट के लिए कोई प्रमाणित टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार युगांडा के अधिकारियों ने गुरुवार तक इबोला वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए 1800 से अधिक व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि की। इनमें से 747 उपचाराधीन मरीजों ने 21 दिन की अवधि पूरी कर ली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
देश में कोरोना वायरस के मामलों में आई कमी, पिछले 24 घंटे में मिले 1334 नए मरीज। जी हां दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1334 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या अब बढ़कर 4,46,44,44,076 हो गई है। पिछले कुछ दिनों से देश में संक्रमितों के मामलों में और मृत्यु दर में कमी आ रही है और रिकवरी की दर भी बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि सुबह 7 बजे तक 219 करोड़ 56 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 1557 मामले कोरोना मुक्त हो गए, जिससे अब कोरोना के स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 4,40,91,906 हो गई है और स्वास्थ्य दर 98.76% हो गई है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना में लगातार कोरोना का नया वेरिएंट प्रकोप फैला रहा है। ऐसे में भारत में भी चिंताएं बढ़ गई थी, लेकिन फिलहाल भारत में स्थिति अंडर कंट्रोल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन बिजली बिल भरने वालों के लिए अलर्ट जारी, जान लीजिए वरना हो सकता है आपको बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन बिजली भरते हैं तो आपके लिए यह काम की खबर है, क्योंकि दोस्तों देश के सबसे बड़े बैंक ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल दोस्तों, साइबर क्राइम करने वालों ने ठगी का नया तरीका खोज निकाला है। कई बिजली कंपनियां और सप्लायर्स बिल जारी होने पर ग्राहकों को एक SMS या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बिल का अमाउंट और लास्ट डेट बताती है। साइबर ठग इसी तरह के मैसेज करके लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये ठग इस तरह के मैसेज में बिजली का बकाया बिल बताते हैं और इसे अपडेट करने के लिए तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करने को कहते हैं। इतना ही नहीं, मैसेज में आपकी बिजली कटौती की बात भी की जाती है, जिससे ग्राहक उनके जाल में फंस जाते हैं। ऐसा करते ही आपकी फाइनेंशियल जानकारी उनके पास पहुंच जाती है और वे आपको ठग लेते हैं। कई बार आपके पास लिंक भेजते हैं जिसके जरिए आप पेमेंट कर देते हैं और वह पेमेंट बिजली विभाग में न जाकर उनके निजी खातों में चला जाता है। तो ऐसे किसी भी SMS से आप सचेत और सतर्क रहें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए जरूरी खबर, डीमैट अकाउंट को लेकर सेबी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अगर आप भी शेयर बाजार के निवेशक हैं और आपके पास भी डीमैट अकाउंट है तो यह खबर जरूर पढ़ लें। दरअसल दोस्तों, सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक से लेकर ट्रेडिंग डीमैट खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। पहले सेबी ने नॉमिनेशन के लिए भी 31 मार्च 2022 को डेडलाइन घोषित किया था, लेकिन अब सेबी ने इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब दोस्तों, निवेशक 31 मार्च 2023 तक इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेबी के नियम के अनुसार जिन लोगों के पास डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट है उनके लिए सेबी ने 31 मार्च तक नॉमिनी का नाम दर्ज कराने का नियम बनाया है। जिन्होंने अभी तक डीमैट या ट्रेडिंग खाते में नॉमिनेशन नहीं किया है वे 31 मार्च 2023 तक कर सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 थी। अब इसे बढ़ाकर साल भर के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि अब अगले साल 31 मार्च तक इस काम को किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ब्रेट ली के बयान ने जीता भारतीय फैंस का दिल, टीम इंडिया के इस खिलाड़ी को बताया क्रिकेट का लीजेंड। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ मिली रोमांचक जीत के बाद टीम इंडिया की हर कोई तारीफ कर रहा है। इस लिस्ट में अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली का नाम भी जुड़ गया है। ब्रेट ली ने टीम इंडिया के एक खिलाड़ी की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट का लीजेंड तक बता दिया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली का मानना है कि लंबे समय तक विराट कोहली के बल्ले को खामोश रख पाना संभव नहीं है और उन्होंने विराट के खराब फॉर्म को लेकर आलोचना पर भी हैरानी जताई। ली ने कहा कि कोहली जैसे लीजेंड के बल्ले को लंबे समय तक चुप नहीं रखा जा सकता। कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 82 रन बनाकर भारत को 4 विकेट से जीत दिलाई। दोस्तों, ब्रेट ली ने PTI से बातचीत में कहा कि मुझे हैरानी होती है जब कोहली जैसे गद्दार बल्लेबाज की आलोचना की जाती है। उनकी आलोचना करने वालों ने उनका रिकॉर्ड और तीनों फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन नहीं देखा। कई बार आप शतक या अर्धशतक नहीं बना पाते। पेशेवर खेल में यह चलता है। मैं इतना जानता हूं कि कोहली खेल का लीजेंड है और ऐसे खिलाड़ी लंबे समय तक खामोश नहीं रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मेलबर्न में किंग कोहली ने अपनी विराट पारी से रच दिया इतिहास, कई बड़े रिकॉर्ड्स कर लिए हैं अपने नाम।
जी हां दोस्तों, मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में विराट कोहली भारत की जीत के हीरो रहे। पूर्व भारतीय कप्तान ने मुश्किल हालात में 53 गेंदों पर नाबाद 82 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को लगभग हारी हुई बाजी जिताई। दोस्तों, इस जीत और शानदार पारी के साथ ही विराट ने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं और कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। दोस्तों, विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के 110 मैचों की 102 पारियों में कोहली ने 51.97 की औसत से 3794 रन बनाए। इस प्रारूप में उनका बेस्ट स्कोर 122 रन का है। उन्होंने टी20 में 34 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विराट के बाद रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने 3741 रन बनाए हैं। वहीं दोस्तों, इसके अलावा आईसीसी के टूर्नामेंट्स में विराट कोहली सबसे ज्यादा बार अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने अब तक 24 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं उनसे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में 23 अर्धशतक लगाए थे। वहीं दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप में तो विराट कोहली का सफल रन चेज के रिकॉर्ड चौंकाने वाले ही हैं। टी20 वर्ल्ड कप में विराट 9 सफल चेज में भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 518 रन के हैरान कर देने वाले रन बनाए और बल्लेबाजी का औसत भी उनका बहुत ही शानदार रहा है। उनका औसत लगभग 51 रन प्रति मैच का रहा है। वहीं दोस्तों, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन चेज का मतलब कोहली है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आंकड़े बताते हैं, क्योंकि उन्होंने रन चेज करते हुए 18 मुकाबले भारत को जिताए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अरुणाचल के गांव में बदली हवा, अब खेतों में अफीम की जगह कद्दू की खेती कर रहे हैं किसान। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के एक गांव में कद्दू की खेती ने अवैध रूप से की जाने वाली अफीम की खेती की जगह ले ली है, जिससे किसानों को मानसिक शांति और पैसा दोनों मिल रहा है। राज्य की राजधानी ईटानगर से 300 किलोमीटर दूर और लोहित जिला मुख्यालय तेजू से 27 किलोमीटर दूर स्थित मेंदो गांव अफीम के केंद्र के रूप में बदनाम था। पिछले कुछ वर्षों में अफीम के खिलाफ सरकार की लड़ाई और उसके द्वारा शुरू की गई योजनाओं के परिणाम स्वरूप किसान लोकप्रिय सब्जी कद्दू के अलावा अदरक, सरसों और चाय जैसी नकदी फसलों की खेती कर रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों को कुछ साल पहले तक अफीम के फूलों से भरे खेत दिखाई देते थे, जो अब कद्दू के पौधों से लहला रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रभास के बर्थडे पर फैंस ने थिएटर्स में फोड़े फटाके, आग लगने पर मचा अफरा तफरी का माहौल, किसी को नहीं आई कोई चोट। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के एक थिएटर में रविवार यानी कि 23 अक्टूबर को सुपरस्टार प्रभास के फैंस द्वारा फटाके फोड़ने की वजह से आग लग गई। इस कारण थिएटर्स में भागा दौड़ी का माहौल हो गया। हालांकि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इससे थिएटर को भारी नुकसान जरूर हुआ है। यह घटना आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के तांडेपल्ली मुंडेम कस्बे की है। दरअसल दोस्तों, प्रभास के बर्थडे पर रविवार को थिएटर में उनकी फिल्म बिल्ला की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान फैंस ने थिएटर के अंदर ही फटाके जला दिए। इस वजह से पहले थिएटर की सीट में आग लगी और फिर धीरे धीरे फैलने लगी। आग की लपटें तेज हुई तो लोग हॉल से बाहर की ओर भागने लगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत को ट्रोल कर रहा था पाकिस्तानी फैन, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने बोलती बंद कर दी। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर सुपर 12 स्टेज में अपने मिशन की कमाल की शुरुआत की है। मेलबोर्न में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने कमाल कर दिया। मैच के बाद कई गजब के रिएक्शन आए और हर किसी ने पाकिस्तान को जमकर ट्रोल किया। दोस्तों, खास बात यह है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी भारत पाकिस्तान मैच पर एक पाकिस्तानी फैन के मजे ले लिए। दरअसल दोस्तों, सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया पर दिवाली की बधाई देते हुए भारत पाकिस्तान मैच के आखिरी 3 ओवर्स का जिक्र किया। इसी ट्वीट के जवाब में एक पाकिस्तानी फैन ने सुंदर पिचाई को शुरुआती 3 ओवर देखने की सलाह दी, जिसमें केएल राहुल, रोहित शर्मा आउट हुए थे। सुंदर पिचाई ने इसके बाद जो जवाब दिया वो कमाल का था। दरअसल दोस्तों, सुंदर पिचाई ने अपने ट्वीट में लिखा कि हैप्पी दिवाली, मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली मना रहा होगा। मैंने यह दिवाली आखिरी 3 ओवर देखकर मनाई। क्या शानदार मैच और परफॉर्मेंस थी। इसके बाद पाकिस्तानी यूजर ने लिखा कि आप पहले के 3 ओवर देख लीजिए। इस पर सुंदर पिचाई ने लिखा कि मैंने वो भी देखे थे। भुवनेश्वर और अर्शदीप ने कमाल का स्पेल डाला। पाकिस्तानी यूजर यहां टीम इंडिया को ट्रोल कर रहा था, लेकिन सुंदर पिचाई ने उसे पाकिस्तानी पारी की याद दिलाकर उनकी टीम को ही ट्रोल कर दिया। क्योंकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान की शुरुआती 3 विकेट भी बेहद जल्दी ही गिर गए थे। 3 नहीं 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
लहूलुहान हालत में बच्ची कहराती रही। घर वाले बोले गलत काम के लिए अगवा किया, 16 घंटे बाद भी नहीं बोल पा रही। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। रविवार को यहाँ गुरसहायगंज में 12 साल की एक लहूलुहान बदहवास बच्ची दर्द से कहरा रही थी और लोग उसकी मदद करने के बजाय वीडियो बना रहे थे। बाद में किसी तरह बच्ची के बारे में घर वालों को पता चला, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। चौकी इंचार्ज मनोज पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और सड़क की तरफ दौड़ पड़े। फिर रास्ते से निकल रहे एक ऑटो को रुकवाकर बच्ची को अस्पताल ले गए। घटना के 16 घंटे बाद भी बच्ची की स्थिति जस की तस है। वह न तो कुछ बोल पा रही है और न ही परिवार वाले कुछ कह पा रहे हैं। परिजन इतना जरूर कह रहे हैं कि गलत काम करने के लिए उनकी बच्ची को अगवा किया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भगवान राम के वनवास जाने के दौरान अयोध्या का राजा किसे चुना गया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि भगवान राम वनवास चले गए तो फिर अयोध्या पर राज किसने किया था, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।